Hello friends, I'm Sunana. Welcome you all in my YouTube channel. This is unit 3rd, part 1st, and the name of this chapter is Cell, the unit of life. This is chapter number 8 from class 11th NCERT and part 1st of NEET syllabus, according to NEET syllabus. So the full unit नेम इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट में हमारे 3 चैप्टर कवर होंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी से, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड chapter 10. So first of all we are going to learn chapter 8. The name of this chapter is cell, the unit of life. ओके जैसे कि सेल मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स की। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है, ठीक है। तो वो कैसे बनी है, उनका क्या फंक्शन है, क्या पर्टिकुलर उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल सब पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम हम देखेंगे कि किन्होंने सेल को डिस्कवर करा फर्स्ट टाइम में और कैसे आगे आगे जनरेट हुआ। ओके तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये एक साइंटिस्ट रहे जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा और उसे डिस्क्राइब करा, लाइव सेल को देखा और उसे डिस्क्राइब करा। फिर उसके आगे आगे धीरे इस पे रिसर्च होने लगी। फिर रॉबर्ट ब्राउन, लेटर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, सेल के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड करा, मतलब ठीक है। नेक्स्ट इन 1838 में क्या डिस्कवरी हुई, मैथियस स्कैलेंडियन, ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने क्या एग्जामिन किया कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। इसमें एनिमल्स नहीं आएगा क्योंकि एनिमल्स दूसरे साइंटिस्ट ने कंपोज किया था। तो जो मैथ्स कैलेंडियन थे इन्होंने क्या कंपोज किया कि जो प्लांट्स है आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। सब प्लांट्स में अकॉर्डिंग टू देयर ब्रीड सबके सेल डिफरेंट डिफरेंट है। ओके तो फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट, और ये सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। ओके टिश्यू हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टिश्यू में हमने देखा था कि जाइलम और फ्लोएम, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इस बारे जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के बॉटम से अबव पार्ट तक। तो जितना भी वर्क होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का, पानी से लेकर फूड तक, जो भी प्लांट की जड़ में बनता है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, टिश्यूज के थ्रू। और ये टिश्यूज किससे मिलके बने होते हैं, हमारे सेल से, ठीक है। तो ये किस साइंटिस्ट ने बताया, मैथ्यूस कैनेडियन, जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे। नेक्स्ट थियोडर स्विचन, 1839 में ये डिस्कवरी हुई, यानी इसके एक साल बाद। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, एनिमल सेल डिस्कवर करा और क्या बताया कि हैड अ थिन आउटर लेयर। एनिमल सेल जो सेल है उसकी जो आउटर लेयर है, बाहर वाली जो परत है वो क्या है, which is today known as plasma membrane। उसमें एक आउटर लेयर है। उस वक्त 1839 में नाम नहीं दिया था, लेकिन अब वो जो आउटर लेयर है एनिमल सेल के ऊपर, उसका क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके तो दिस इज इम्पोर्टेंट आल्सो। नेक्स्ट आई स्केलेडियन और स्विचन ने, मतलब स्केलेडियन, ये स्विचन और ये स्केलेडियन, प्लांट की जिसने डिस्कवरी की, प्लांट के सेल की और एनिमल सेल की, दोनों ने मिलकर क्या फॉर्म किया, सेल थ्योरी बनाई। क्या बनाई, सेल थ्योरी। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन, लेकिन जो इनकी थ्योरी थी वो क्या नहीं बता पा रही थी, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। ये तो पता चल गया था कि यहाँ सेल है, बॉडी के अंदर लाइफ सेल है, प्लांट में और एनिमल में डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन इस थ्योरी में ये नहीं बता पाया था कि चलो वो सेल है, लेकिन नए सेल कैसे फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा इसका आगे रिसर्च हुआ। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्को 1855 में। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन करा कि जो सेल है वो डिवाइडेबल है और नए सेल्स बनाते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो सेल पुराने हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनसे ही नए सेल बनते हैं, ऐसा इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है। क्या टर्म थी उसकी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या टर्म थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। दिस इज इम्पोर्टेंट, एमसीक्यूज में आ सकता है ये। नेक्स्ट सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, लेकिन जो सेल थ्योरी है ये, ठीक है, ये सब उन्होंने डिस्कवर कर दिया। अब हम सेल थ्योरी को किन वर्ड्स में, किस भाषा में समझते हैं कि सेल थ्योरी क्या है, वो 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, सेल से बने हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, सेल के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो ये था सेल थ्योरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल्स की और डिटेल। ओके हाँ, अब हम
हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। अभी तक हमने सेल थ्योरी देखी, कैसे डेवलप हुई, कैसे किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा। अब हम देखेंगे उसका ओवरव्यू कि सेल होता क्या है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन चिप की बात करते हैं। ह्यूमन, जैसे कि आपको शुरू में ही बताया था, सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जो बॉडी ही है, ह्यूमन बॉडी कह लो, प्लांट्स बॉडी, एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो सारी सेल से मिलकर बनी है। तो हर एक पार्ट में सेल है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन चिक की, यानी हमारे गाल। जो ह्यूमन चिक है, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन इज डेरिवेटिव स्ट्रक्चर को, इसके आउटर मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि भाई सेल है। उसके बाद सेकंड पता चला कि न्यूक्लियस भी है। तो वही जो ह्यूमन चिक है, इसके आउटर वाली लेयर में क्या है, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम व्हिच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से क्या होता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के वक्त जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वो चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं, उसे ही बोलते हैं डीएनए। ठीक है, तो एक ही प्रोसेस से कितना काम हो गया। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए, जिससे प्रोजेनी में क्या होते हैं, डीएनए ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट आता है सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकेरियोटिक। दो तरीके के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है वो हमारी यूकेरियोटिक है। लेकिन उल्टा अगर देखिए, वेयर एज द सेल लाइक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो ये इसका डिफाइन है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हो वो हमारे यूकेरियोटिक सेल में आएंगे, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई लैक होती है, एब्सेंट होती है कि या ये कहीं नहीं होती, वो हमारे किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट आता है इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में एक सेमीफ्लड होता है मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो क्या करता है, सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाइज करता है। अच्छा, अब ये पूछिए कि ठीक है, जो डिफरेंशिएट था, कॉमन फंक्शन क्या है प्रोकैरियोट और यूकेरियोट का, भाई कि इसमें सेमी फ्लड होता है मैट्रिक्स, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। वो क्या करता है, मेंटेन वॉल्यूम ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जो साइटोप्लाज्म होता है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती है सेल से रिलेटेड, वो उसका मेन एरिया कौन है, मेन जड़ क्या है कि कहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी होती है, साइटोप्लाज्म में। इन बोथ प्लांट, चाहे वो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म हो चाहे प्लांट में, वेरियस केमिकल रिएक्शन, बहुत वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर होती है सेलुलर साइटोप्लाज्म में। क्यों होती है, टू कीप द सेल लिविंग स्टेट, जिससे सेल लिविंग बना रहे। भाई केमिकल रिएक्शन अगर चलती रहेगी तो ही सेल लिविंग माना जाएगा। एक बार केमिकल रिएक्शन रुक गई तो इट डजंट स्टेट लिविंग सेल। नेक्स्ट आता है हमारा बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिसाइड, पीछे। यूकेरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड। यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली के साथ साथ अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होती है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कॉल्ड ऑर्गेनेली लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली तो ठीक है होती है, उसके अलावा भी ऑर्गेनेली होती है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स, ये सारी हमारी यूकेरियोट सेल में होती है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें ना, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ना ही ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई ये वाली ऑर्गेनेली होती है। तो इज द बिग डिफरेंस इन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक। राइबोसोम्स आर नेक्स्ट। अब हम आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, ये भी प्रोकैरियोटिक की तरह होते हैं। इनका डिफरेंशिएट देख लेते हैं। फाउंड इन ऑल सेल्स, सारे ही सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट यूकेरियोटिक। अब मैंने आपको बताया कि यूकेरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, भाई इसमें नहीं होती है, तो फिर ये उसके साथ तो नहीं फंक्शन कर सकते, तो इसीलिए ये सारे सेल्स में होते हैं, सिवाय किसके नहीं होते, यूकेरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। यूकेरियोटिक में भी नहीं होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक में भी नहीं होते हैं। दीज आर नॉट फाउंड इन यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी जितने भी सेल्स हैं उन सब में क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम्स। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन, एनिमल सेल्स में कुछ और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं, जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है हमारा सेंट्रोमियर। तो ये एनिमल में होता है। नेक्स्ट आती है द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो इनकी शेप होती है सेल की, वो कैसे होती है, वेरी, जैसा उनका फंक्शन होता है वैसी शेप। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शेप गोल्गी एपरेटस होती है, और क्या बोलते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इनकी शेप होती है। रॉड लाइक विकेलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम, जैसे कि पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो जो ये सेल होता है इनका फंक्शन वेरियस शेप पे डिपेंड रहता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अच्छा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल। और वही बात करें जो यूनिसेलुलर सेल है वो ऑस्ट्रिच में, ऑस्ट्रिच का एग है, जिसकी अभी हम डिटेल बेस में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप यू गेट समथिंग। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट है, वो कैसे देख लेते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द, ये सिंगल सेल है ऑस्ट्रिच एग, मल्टीसेलुलर अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन ब्लड रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7.0 म्यूएम डायमीटर। ह्यूमन जो रेड ब्लड सेल है वो मल्टीसेलुलर है, उससे भी बड़ा यूनिसेलुलर लार्जेस्ट एग है किसका? ऑस्ट्रिच का। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स अबाउट कितना डायमीटर में होता है? 7.0 म्यू, इसे हम म्यू बोलते हैं, यू एक साइड इसका लंबा होता है इन डायमीटर में। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिस्क्रिप्शन की। इनमें क्या है, ये कैसे सेल्स होते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गाई माइकोप्लाज्मा पीपीएल प्लूरोफिनोमिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर जनरली स्मॉलर, ये स्मॉल छोटे होते हैं, और मल्टीपली मोर रैपिडली यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा फास्ट रैपिड हो जाते हैं यानी डिवाइड हो जाते हैं न्यू सेल्स में। दे मे बी ग्रेट शेप एंड साइज, इनकी शेप ग्रेट शेप और साइज में होती है। 4 बेसिक इनकी शेप्स होती हैं, कॉकर शेप, विब्रियस, विब्रियम, ये इनकी शेप होती है। नेक्स्ट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग, इनमें सेल वॉल होती है जो सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन के पास, जो सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, बाकी इनमें होती है। देयर आर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। नेक्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनका बेसिकली नेक्ड होता है, देख सकते हैं छुपा हुआ नहीं रहता है वो, मतलब सेंट्रोमेयर के अंदर नहीं होता है, वो नेक्ड होता है। इन्वॉल्व बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। स्मॉलर डीएनए, स्मॉलर डीएनए से क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। जो प्लाज्मिड होता है वो कॉर्निफर्स कंटेन करता है, यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर है, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स क्रिएट करता है उनकी बॉडी में, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट सेल मेम्ब्रेन होती है, बोलते हैं मेसोसोम। क्या बोलते हैं? मेसोसोम। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक ये है प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक। प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर, प्रोकैरियोट है तो हम कैसे समझ जाएंगे कि उसमें एक लेयर फॉर्म करती है, मेसोसोम बोलते हैं, तो वो क्या है? हमारे प्रोकैरियोट्स है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है फोल्ड इनफोल्डिंग होती है एसेंशियली। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स का या किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक का मेन मतलब ये होता है कि वो जो वर्ड है उसे किससे डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे आ जाए कि कैसी लेयर होती है? मेसोसोम, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये मेसोसोम है, जहाँ मेसोसोम आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोकैरियोट सेल है, या ये इसका कैरेक्टर है कि इसकी लेयर क्या है? मेसोसोम है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोट सेल्स। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट सेल्स की। हाँ, अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अभी तक हमने प्रोकैरियोट देखा, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या थे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये क्या है? इसमें इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई आते हैं इसमें। यूकैरियोटिक सेल पोसेसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। अब वही हम प्रोकैरियोटिक का डिफरेंशिएट देखें साथ में, तो प्रोकैरियोटिक में क्या था? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था उसमें, और इडेंटिकल भी नहीं थे। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए वो ऑर्गेनाइज्ड है वेल किसमें? क्रोमोसोम में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं था, उसमें नेक्ड था, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियस एब्सेंट था। नेक्स्ट एनिमल सेल है सेंट्रियोइड, इनमें एनिमल जो सेल होते हैं उसमें सेंट्रियोइड होता है, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, जो कि सारे प्लांट सेल में नहीं होते। किसमें होते हैं? एनिमल्स सेल में ही होते हैं, सिर्फ सेंट्रियोइड्स, वो प्लांट सेल में नहीं होते। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, एक और पॉइंट है कि सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। अब इसका रीजन क्यों नहीं होते वो हम देखते हैं। प्लांट और जो एनिमल सेल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग पहचान सकते हैं कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। एज द फॉर्मर प्रोसेसेस सेल वॉल प्लास्टिस
और क्या, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स में होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। तो हम इसके बेसिस पे भी आपको पहचान सकते हैं कि भाई ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा एनिमल सेल है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूकेरियोटिक सेल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे membrane bound organelles. Okay, now this is only part of eukaryotic cell which is given in NCERT. Okay, नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो डिटेल स्ट्रक्चर इसका किया गया स्टडी ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल मेम्ब्रेन जब हम सेल की थ्योरी पढ़ साइंटिस्ट दे रहे थे तब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता था, लेकिन जो इसकी डीपेस्ट नॉलेज नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हो पाया था। तो इसके जो डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स की नॉलेज पता हो पाई, वो कब हो पाई? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। कब हुई वो? 1950 में इसकी डीपेस्ट नॉलेज हुई। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। इसमें पता चला प्रोटीन और लिपिड्स जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रेशियो होता है वो वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अलग अलग डिफरेंट सेल टाइप में वो वेरीज है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग में देखें तो जो मेम्ब्रेन ऑफ द एडोसाइड है, एडोसाइड कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स होता है ह्यूमन बीइंग में। एडोसाइड मेम्ब्रेन में 52% protein and 40% lipids are there. Next, an improved model of the structure of cell membrane, जो इसका ठीक है यहाँ तक इतना पता चल गया, लेकिन उसके बाद और इम्प्रूवमेंट हुआ धीरे धीरे। तो वो कब हुआ? was proposed by, वो किसने दिया? सिंगर एंड निकोलोसन, दो साइंटिस्ट थे, बोटेनिस्ट, जिन्होंने 1972 में ये इसका और अच्छा इसका रिव्यू दिया कि इसे और कैसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने क्या दिया? वाइडली एक्सेप्टेड प्लस मॉजिक मॉडल। इसमें एक फ्लड है मॉजिक, जिसे क्या होता है? मॉजिक मॉडल। मॉजिक मॉडल में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, इस मॉडल के तहत द क्वाजी-फ्लड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स, नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स क्या करता है? मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवर बाय लेयर, प्रोटीन का मूवमेंट लेयर्स के अंदर। The ability to move within the membrane is measured is its validity। जो ability है प्रोटीन की मूव करने की मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या दर्शाती है? उसकी validity। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। अभी इसका कुछ और पार्ट है वो हम अभी स्टडी करेंगे नाउ। सेल का नेक्स्ट पार्ट, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मैनी मॉलिक्यूल्स वो मूव कर सकते हैं किसके थ्रू? मेम्ब्रेन के अक्रॉस, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। उसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मूव करने में कोई एनर्जी नहीं लगती। तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मॉलिक्यूल विदाउट एनर्जी लगे मूव हो जाए मेम्ब्रेन के थ्रू, वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। वाटर भी इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, अबव टू बॉटम। ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट होता है वाटर का, जिसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, अ फ्यू आयन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम फ्यू आयन कंसेंट्रेशन भी क्या ट्रैवल करता है? फ्रॉम लोअर टू हायर, बॉटम टू अबव कंसेंट्रेशन। सच आर ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी लगती है नीचे से ऊपर जाने के लिए, जिसमें एटीपी एंडोनॉइस ट्रांसफर एनर्जी का यूज होता है, जो यूटिलाइज होती है, इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का यूज हो। लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन मूवमेंट मॉलिक्यूल्स हो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का, तो वो हमारा क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस टाइप की एनर्जी लगती है? एग्जांपल Na पॉजिटिव K पॉजिटिव, यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, क्या इसके फंक्शंस हैं, देखते हैं। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। अब वो कैसे आगे देखेंगे। द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग, जो ये सेल वॉल है या आउटर कवरिंग बनाती है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। आउटर कवरिंग जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये फंगाई और प्लांट्स को कवर करती है, उनकी कवरिंग बनाती है, और ये कैसी है? नॉन लिविंग है।
नेक्स्ट पॉइंट है एल्गाई हैव सेल वॉल। एल्गाई में सेल वॉल होता है जो किससे बना होता है, सेल्यूलोज, ग्रेप्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स, इन सबसे मिलकर एल्गाई में सेल्यूलोज सेल वॉल बना होता है। इस मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, वाइल अदर प्लांट्स, एल्गाई के अलावा जो प्लांट्स है इस कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। एल्गाई में ये होता है और अदर प्लांट्स में ये होते हैं क्या क्या, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल। जो सेल वॉल होता है, प्लांट सेल कोई यंग है, नया प्लांट है, कोई जो अभी डेवलप होना स्टार्ट ही हुआ है, उसमें सेल वॉल द प्राइमरी वॉल होती है केपेबल ऑफ ग्रोथ। इसमें जो प्राइमरी वॉल होती है वो ग्रोथ करवाती है किसका, प्लांट का। विच ग्रेजुअली डायमेंशियस, जब क्या होती है, डायमेंशियस हो जाती है एंड द सेल मैच्योर्स, और सेल धीरे धीरे जैसे जैसे वो डायमेंशियस होती है सेल मैच्योर होने लगता है, सेल में ग्रोथ होने लगती है, जो सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है प्राइमरी वॉल से, और द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट, द मिडिल लैमेला इज लेयर। एक मिडिल लैमेला होता है, वो क्या है, मेनली कैल्शियम पेक्टाइड से बना होता है, जो क्या करता है, ग्लूज दैट डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को मतलब एक साथ बांध के रखता है, इसलिए ग्लू का फॉर्म यहाँ पर इसलिए आया कि डिफरेंट नेबरिंग सेल को एक साथ कहें तो साथ में रखने का काम करता है, एक साथ प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेल पेप्टिड। नेक्स्ट, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला का दोनों मिलकर क्या करते हैं, मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्टा। इन दोनों से मिलकर क्या बना हमारा, प्लाज्मोडेस्टा। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म और नेबरिंग सेल्स। ये कैसे कनेक्ट करते हैं नेबरिंग सेल्स और साइटोप्लाज्म को। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। नेक्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म ईआर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करी गई तब पता चला कि इसकी यूकैरियोटिक सेल्स की रेवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। जब यूकैरियोटिक सेल्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करी गई तो उसमें पता चला कि उसमें नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम प्रेजेंट है। रेटिकुलम क्या है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्कैटर्ड होते हैं प्लांट के साइटोप्लाज्म में, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड, और इन्हीं टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड को क्या नाम दे दिए, ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या शो करता है, शो राइबोसोम्स दैट अटैच टू देयर आउटर सरफेस। राइबोसोम्स शो करता है जो आउटर सरफेस है प्लांट के अटैच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स बियर करते हैं इनके सरफेस पे, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते जिनकी सरफेस में, तो वो अपीयर करते हैं स्मूथ, तो इन्हें क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। तो दिस आर टू फॉर्म्स जिसमें राइबोसोम्स अपीयर होते हैं, RER, जिसमें नहीं होते SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मेजर साइड है ऑफ सिंथेसाइज ऑफ लिपिड, जहाँ ज्यादातर क्या बनता है, लिपिड्स बनता है। ये मेजर साइड है क्या, फॉर्म बनाने की, लिपिड्स बनाने की। नेक्स्ट, एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स की तरह होता है, हर किससे सिंथेसाइज्ड होता है, SER, स्टेरॉइड एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे दो पार्ट में डिवाइड करा गया, SER और RER। RER जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, SER जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे गोल्गी apparatus की। नाउ व्हाट इज गोल्गी apparatus, ये क्या है और ये किसने डिस्कवर करा, कैमिलो गोल्गी। क्या नाम है साइंटिस्ट का, कैमिलो गोल्गी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया गोल्गी apparatus। इन्होंने 1898 में सबसे पहले ऑब्जर्व करा क्या, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। रेटिकुलम में स्ट्रक्चरल जो कि डेंसली स्टेन्ड है, ऐसे स्ट्रक्चर्स इन्होंने ऑब्जर्व करे नियर द न्यूक्लियस। किसके पास, न्यूक्लियस के पास, जिसका नाम इन्होंने रखा गोल्गी apparatus। अब इनका फंक्शन क्या है, लेकिन इसके बाद इनका क्या नाम पड़ गया, गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। इन्होंने गोल्गी apparatus बताया लेकिन इनके पास साइंटिस्ट है उन्होंने क्या रखा, गोल्गी बॉडीज। अभी गोल्गी बॉडीज का क्या फंक्शन है वो देखते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सेल्स। ये बहुत से सेल्स जो कि फ्लैट डिस्क शेप में है, इस टाइप के सेल्स कंटेन करती है। जैसे सिस्टर्नी कितना होता है, 0.5 म्यू एम टू 1.0 म्यू एम डायमीटर में होता है। दीज आर सेक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों कैसे होते हैं, सेक्ड पैरेलल टू ईच अदर।
नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली फॉर्म द फंक्शन ऑफ, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मटेरियल्स को पैकेजिंग का फंक्शन करता है, मतलब मटेरियल को पैकेज करने का, पैक्ड करने का फंक्शन करता है। इनका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर द इंटरसेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड, या तो सेल के अंदर डिलीवर्ड होने के लिए या फिर आउटसाइड द सेल, सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, तो पैकेजिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन, इसमें क्या फॉर्म होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की इंपॉर्टेंट साइट हमारी क्या है, गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो किस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस, जो गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग का प्रोसेस होता है, ये इंटरकनेक्टेड है लाइसोसोम्स और गोल्गी एपरेटस। जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, लिपेसिस, प्रोटीसिस, कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं एट द एसिडिक पीएच। ये एंजाइम किस केपेबल, ये जो एंजाइमीज है जो भी मैंने आपको बताया, क्या केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, यही हमारा मेन टॉपिक है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस इज मेजर टॉपिक। व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, सेल ऑर्गेनेली और सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया है न्यूक्लियस, बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831, 1831 में किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय, लेटर धीरे धीरे कैसे इसका आगे डाइवर्जन होता रहा, बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन ऑफ फ्लेमिंग, क्या नाम दिया गया, क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, ये किसने दिया, फ्लेमिंग साइंटिस्ट उन्होंने क्या नाम दिया, क्रोमैटिन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड, जब इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई इसमें क्या पता चला दैट न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, वो दो पैरेलल मेम्ब्रेन कंटेन करता है, स्पेस बिटवीन 10 to 50 न्यूटन मीटर एनएम, कॉल द प्री न्यूक्लियर स्पेस, और इन स्पेस को क्या बोला, प्री न्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म्स, ही क्या फॉर्म करते हैं, बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म उसके बीच में बैरियर फॉर्म करते हैं, बैरियर मतलब कि बीच में जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जो मटेरियल है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, तो बीच की दीवार फॉर्म करते हैं बैरियर। ओके नेक्स्ट, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस के वक्त ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, जो सेल होते हैं वो कैसा क्रोमोसोम शो करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, किसकी जगह, न्यूक्लियस की। जो क्रोमेटिन कंटेंट्स होता है क्या, डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, क्या होता है, डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए, ये कंटेन करता है इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की जगह क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन। अ सिंगल ह्यूमन सेल है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग, कितना मीटर लॉन्ग होता है, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग इट्स 46 यानी 23 पेयर क्रोमोसोम। ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 23 का पेयर होता है। अब मेल और फीमेल में ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डीएनए रिलेटेड, लेकिन मैं इसकी एक बेसिक पार्ट बता देती हूँ। मेल और फीमेल में 23 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, टोटल कितने हो गए 46, 22 सेम होते हैं, बाकी सिर्फ एक डिफरेंट होता है यानी 23 वाला। वो डिफरेंस क्या होता है कि जो पेरेंट्स कैरेक्टर होंगे प्रोजेनी में, या फीमेल होगा जो चाइल्ड होगा कि मेल होगा, वो हमारा लास्ट क्रोमोसोम से पता चलता है। सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, दो सारे के फंक्शन सेम होते हैं 22 तक, लेकिन एक डिफरेंट होता है जिसकी वजह से मेल और फीमेल बॉडी बनती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है हम डीएनए वाले चैप्टर में से क्लियरली पढ़ेंगे डेप्थ में जाके, तो इसका इतना ही था बेसिक। आई होप यू क्लियर समथिंग फ्रॉम दिस। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स, कुछ क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं कांस्टेंट लोकेशन पे, ये क्या दे देते हैं, अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट, जिसे क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्रोमोसोम छोटे छोटे मतलब पार्ट में डिवाइड होकर क्या बना लेते हैं, सैटेलाइट फॉर्मेशन बना लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस एंड दिस यूनिट पार्ट फर्स्ट। आई होप यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस। इसका पार्ट सेकंड में जल्दी ही आपके साथ
शेयर करूँगी। तो दिस इज़ कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू क्लास 11th एनसीईआरटी। थैंक यू।